भौतिक विज्ञान का तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट हमने बना दिया है, विद्युत को समझा दिया है, बल को समझा दिया है। आज बारी है प्रकाश की। ठीक है, ये जो है चैनल पे 3 वीडियो लगातार आ गए हैं, ऐसे ही आते रहेंगे। आपका सपोर्ट रहा तो पूरा वीडियो डाल देंगे, भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का और जीव विज्ञान का। ठीक है, आइए दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल बोलो हो गया में। देखिए, प्रकाश के बारे में आज हम आपको समझाते हैं। दिया हुआ है एक वस्तु, जो अब क्वेश्चन क्या है पहले समझ लिया जाए, किस पैटर्न से है। एक एक लाइन क्वेश्चन है, पूछा हुआ सवाल है, रेलवे में पूछा हुआ सवाल है, भर भर के पूछता है, आपको पता है रेलवे का एग्जाम आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या है, एक वस्तु जो अपना प्रकाश स्वयं देती है उसे क्या कहते हैं? दीप्त कहते हैं, यानी कि वस्तुएं कहते हैं, चमकदार वस्तुएं कहते हैं। समझिए क्या कहा है, एक वस्तु जो अपना प्रकाश स्वयं देती है। स्वयं देती है कि मतलब क्या है, वो स्वयं प्रकाश देगी। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? दीप्त कहेंगे। ठीक है, यानी चमकदार कहेंगे। ठीक है, दिन के समय इसका प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने की अनुमति देता है। ठीक है, यानी कि दिन के समय इसका प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने की अनुमति देता है, जिसका कहते हैं चमकदार वस्तुएं कहते हैं। क्लियर है? ये वे वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, क्या कहलाती हैं? अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। पूछ देगा, क्या पूछेगा? कैसी वे वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, उसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जैसे कुर्सी, जूता उदाहरण है। जैसे चांद हो गया, चांद जो है लाइट थोड़ी देता है, वो जो है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश रिटर्न होके आता है। ठीक है, क्लियर है? कौन सा गैर प्रकाशमान पिंड है? चांद। चांद के पास कोई प्रकाश नहीं है, क्या कहता है? सूर्य का प्रकाश लेकर आपको या हमको देता है। कौन सा प्रकाशमान पिंड है? जैसे जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है, चमकता हुआ बल्ब, जुगनू, ये सब क्या है? प्रकाशमय है। ठीक है, अगला देखिए, ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश बिना किसी बाधा से गुजर जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लेंस है, इस पे टॉर्च मारेंगे तो ए पार से ओ पार लाइट चला जाएगा, उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। ठीक है, जिसमें लाइट आर पार कर जाए उसे पारदर्शी कहेंगे। चाहे आप इधर खड़े हैं, बीच में शीशा हो, इस पार भी दिखाई दे, उस पार भी दिखाई दे, उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। ठीक है, ऐसा पदार्थ जो प्रकाश के कुछ भाग को बाधित करता है तथा उसे पूरी तरह गुजरने से रोकता है, उसे क्या कहते हैं? परभाषी कहते हैं। मतलब वो प्रकाश को नहीं जाने देगी। जैसे दीवार है, दीवार पे आप टॉर्च मारेंगे तो क्या होगा? वो लाइट वहीं पे रुक जाएगी। ठीक है, जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने नहीं देता उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी। जो प्रकाश को उनके माध्यम से गुजरने से रोकते हैं उसे अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश सबसे तेजी से किस माध्यम में यात्रा करता है? निर्वात में। ठीक है, निर्वात में प्रकाश सबसे तेजी से माध्यम में अपना यात्रा करता है। ठीक है, अब देखिए, प्रकाश तरंग या कण। 1905 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने किया था? आइंस्टाइन ने किया था। 1905 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने किया था? आइंस्टाइन ने किया था। 1921 ईस्वी में आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार की खोज के लिए दिया गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। प्रकाश की कण प्रकृति को किस सिद्धांत द्वारा सिद्ध किया जाता है? जो प्रकाश की कण है, प्रकृति को किस सिद्धांत द्वारा सिद्ध किया गया है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर किस प्रभाव की व्याख्या की गई है? क्वांटम प्रभाव। किसके अनुसार प्रकाश एक तरंग है? हाइगन ने क्या कहा था? प्रकाश क्या है? एक तरह का तरंग है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों है। कण और तरंग दोनों है। जीव जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं? बायोसेल्यूमिनेट स्रोत, जैसे जुगनू। जुगनू क्या करता है? जीव है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। और ये ध्यान रखिएगा, प्रौद्योगिकी जो कांच या प्लास्टिक फाइबर के साथ प्रकाश स्पंदनों के रूप में सूचना प्रसारित करती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कपानी ने। ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश संचरित करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? फाइबर में
आपतन कोण उसके क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अगला देखिए, प्रकाश का तरंग गुण किस सिद्धांत द्वारा सिद्ध किया गया है। जो प्रकाश का तरंग गुण है किस सिद्धांत द्वारा सिद्ध किया गया है, प्रकाश के व्यक्तीकरण के द्वारा। प्रकाश का तरंग गुण किसके द्वारा सिद्ध किया गया है, यंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम वाली दो प्रकाश तरंगे एक दूसरे पर रखी जाती हैं तो कहीं तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कहीं तीव्रता शून्य हो जाती है। इस घटना को व्यक्तीकरण कहते हैं। अब देखिए व्यक्तीकरण का उदाहरण थोड़ा देख लीजिए। पानी के बुलबुले कभी कभी धूप में चमकते हैं। जो पानी के बुलबुले हैं कभी कभी धूप में चमकते हैं। पानी पर फैला मिट्टी का तेल कभी कभी धूप में चमकता है। जो पानी पर मिट्टी का तेल है कभी कभी धूप पे चमकता है। साबुन के बुलबुले धूप में रंगीन दिखाई देते, सरफ ऐसे घोलते होंगे तो रंगीन दिखाई देता होगा, उसी के बारे में बोल रहा है। गीली सड़क पे वाहनों से टपकने वाले तेल या डीजल की बूंदे रंगीन दिखाई देते हैं। जो तेल उल गिर जाता है कभी रोड पे तो देखते हो रंगीन रंगीन दिखाई देता होगा। ये सब क्या है, व्यक्तीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या दिया हुआ है। टेलीविजन में विभिन्न रंगों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। अब देखिए टेलीविजन में किन किन रंगों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है कलर, रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी कि लाल, हरा और नीला रंग। लाल, हरा और नीला रंग को क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं, यानी कि प्राइमरी रंग कहते हैं। पेंटिंग में मुख्य रूप से कौन से रंगों का उपयोग किया जाता है, प्राथमिक रंग का। किसका उपयोग किया जाता है, प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग कौन सा है, लाल, हरा और नीला। मिश्रण से बनने वाले रंग को क्या कहा जाता है, द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कहा जाता है। मिला के बनाया जाता है। देखते होंगे पेंट उंट खरीदने जाते होंगे तो क्या होगा, मिला के उसको बनाया जाता है। अब आइए देखते हैं क्या क्या रंग मिलाया जाता है। उसे क्या कहते हैं, जो रंग प्राप्त किया जाएगा उसे द्वितीयक रंग कहा जाएगा। जैसे लाल में हरा मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, पीला बन जाएगा। लाल में नीला मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, मैजेंटा बन जाएगा। हरा में नीला मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, सियान बन जाएगा। जिन दो रंगों को मिलाकर सफेद रंग बनाया जाता है उन्हें पूरक रंग कहा जाता है। जिन दो रंगों को मिलाकर सफेद रंग बनाया जाता है उन्हें पूरक रंग कहते हैं। जैसे लाल प्लस सियान को मिला देंगे क्या बन गया, सफेद बन गया। हरा और मैजेंटा को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सफेद बन जाएगा। नीला और पीला को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सफेद बन जाएगा। काली वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती हैं, इसलिए काला दिखाई देती हैं। काली वस्तुएं प्रकाश को अवशोषित करती हैं, इसीलिए क्या होता है, वो काला दिखाई देता है। सफेद वस्तुएं सभी रंग को प्रकाश को परावर्तित करती हैं, इसीलिए सफेद दिखाई देती है। जो परावर्तित कर दे इसीलिए सफेद दिखाई देती हैं। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। जो पानी में हवा का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। पानी में हो गया एक तारे का रंग क्या दर्शाता है, इसका तापमान। तारे का रंग क्या, तापमान दर्शाता है, कितना तापमान है। नीले प्रकाश का तारा सबसे अधिक गर्मी का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है। जो नीला रंग का प्रकाश होता है उसमें सबसे ज्यादा अधिक ऊर्जा होता है। वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, कोहरा, धुंध के कारण प्रकाश की हानि को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, कोहरा, धुंध के कारण प्रकाश की हानि क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है। जो टिंडल प्रभाव है वो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव के अध्ययन के लिए 1930 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सीवी रमन को दिया गया था। प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रभाव को 1930 में, ये भी ध्यान रखिएगा कब और कौन और क्या। किस प्रभाव को रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन घुमा कर दिया, रमन का प्रभाव। उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज लाल दिखाई क्यों देता है, फिर वही चीज, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का वह रंग जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है वह क्या होता है, कम प्रकीर्णित होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, अधिक होगा, वो कम प्रकीर्णित होगा।
जैसे रेड कलर का प्रकीर्णन सबसे तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है तो वो विचलन कम करता है। जैसे दिया हुआ है, लाल रंग का प्रयोग किस लिए होता है? खतरे को दर्शाने के लिए। क्यों? क्योंकि एकदम दिखाई देगा फट से लाल हो। समुद्र का पानी भी नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश और पानी का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लेंस से देखने पर अंतरिक्ष काला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश घने जंगल की छतरी से होकर गुजरता है तो कौन सा प्रभाव देखा जा सकता है? जहां धुंध में पानी की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन करती है, टिंडल प्रभाव उसे कहते हैं। जंगल में जो पानी टपटप करता है उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश के ध्रुवीकरण को समझा जाए। किसी तरंग को मोड़कर एक विशेष दिशा में भेजना क्या कहलाता है? ध्रुवीकरण कहलाता है। अब समझिए, किसी तरंग को मोड़कर किसी एक दिशा में भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुवीकरण कहते हैं। होलोग्राम या होलोग्राफी चमक क्या होता है? ध्रुवीकरण होता है। ध्यान दीजिएगा, ध्रुवीकरण। हेडलाइट्स में जिसके कारण ड्राइवर प्रकाश से सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुवीकरण कहते हैं। ध्रुवीकरण केवल प्रकाश तरंगों में होता है क्योंकि वे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारे आसपास की वस्तुओं को क्या दृश्यमान बनाता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या करता है? वस्तु देखने में मदद करता है। मान लीजिए कि कुर्सी रखा हुआ है, ये प्रकाश जब इसमें से जा रहा है तब वो ये कुर्सी है, ये पंखा है, इस तरह। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब उसी माध्यम में लौट आएगा तो क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन के परिणाम स्वरूप किसके कमी आती है? तीव्रता और आयाम में। प्रकाश के परावर्तन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तित नहीं होता है? तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या क्या नियम है इसके? समझिएगा। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण आ रही है तो आपतित, परावर्तित जा रही है तो अभिलंब, तीनों क्या होंगे? एक ही तल पे होंगे। अभिलंब एक ही तल पे होंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्टिकल गेज किस पर काम करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। अब देखिए, यही है, यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण। आ रही है तो आपतित किरण, जा रही तो परावर्तित किरण। ठीक है, एंगल जो होता है ये बराबर होता है, वही बता रहा है। जो आपतित किरण का कोण होगा परावर्तित किरण के कोण के बराबर होगा। ये हो गया अभिलंब और ये हो गया आपका तल। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? किसी वस्तु से टकराने के बाद प्रकाश का वापस लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। तभी तो दिखाई देगा। समतल दर्पण के बारे में आइए समझते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? जो शीशा आप रखे होते हैं घर में, वही समतल दर्पण है। प्रकाश को परावर्तित करे तथा उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदले उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। समतल अपवर्तक सतह वाला दर्पण समतल दर्पण होता है। किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है? समतल दर्पण में। किस दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब के वस्तु की दूरी समान होती है तो उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। एक काल्पनिक या आभासी छवि किसके द्वारा बनती है? काल्पनिक और आभासी छवि, मतलब कल्पना करना, और आभासी छवि समतल दर्पण के द्वारा बनती है। एक सीधी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? समतल दर्पण में। किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए किस दर्पण की लंबाई का वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए? जैसे कि हमको पूरा शरीर देखना है, मान लो 6 फीट के हैं तो 3 फीट का शीशा रहेगा तो काम चल जाएगा। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। यदि कोई वस्तु भी मीटर पर सेकेंड से, मान लो कोई वस्तु आ रही है 10 की गति से, तो शीशा में कितना दिखाई देगा? 20 की गति से। वही समझा रहा है कि यदि कोई वस्तु भी मीटर पर सेकेंड यानी कोई भी गति हो, 10, 20, 30 कुछ भी हो, गति से दर्पण की ओर दौड़ रहा है तो उसकी छवि 2 भी मीटर पर सेकेंड यानी कि 2 गुना
गति की दौड़ती हुई प्रतीत होगी उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण में। जैसे आप दौड़ते हैं, शीशा देख के जिम में जाते हैं, दौड़ते हैं, लगा गजब दौड़ रहे हैं, बॉडी देखेंगे आह दुगुना फुल रहा है, वही है दुगुना। यदि समतल दर्पण को एक कोण थीटा घुमाया जाए तो परावर्तित होकर क्या हो जाएगा, 2 थीटा घूम जाएगा, तो घूम नहीं जाएगा, दिखाई देगा, समझ में आएगा। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से एक कोण पर हैं तो उनके बीच बनने वाली छवियों की संख्या क्या होती है, 360/थीटा। अगर इवन है, सम है, ऑड है, इसका समझ लीजिए। आइए समझते हैं। यहाँ पे 2 फॉर्मूला है, 360/थीटा, उसके बाद क्या है 360/थीटा -1 है। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हैं तो उनके बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, 360/थीटा, फिर -1 कर दीजिएगा आंसर। अब देखिए, किसी यंत्र में 2 समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप में क्या कहता है, 2 समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है पेरिस्कोप के लिए। किस यंत्र में समतल दर्पण को 45 डिग्री पर झुके होते हैं, पेरिस्कोप 45 डिग्री पर झुका होता है। अब गोली दर्पण को समझा जाए। किसी वस्तु के वक्र चमकदार सतह किसी प्रकार कार्य करती है उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आगे देखिए, द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या दिया हुआ है, वह बिंदु जिस पर गोली दर्पण से परावर्तित होने के बाद प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं या केंद्रित होती प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है। मुख्य अक्ष पर वह कौन सा बिंदु है जिससे मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद गुजरती हैं या मुख्य अक्ष पर इस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस P दूरी को क्या कहलाती है, फोकस की लंबाई कहलाती है। गोली दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र कहलाता है ध्रुव कहलाता है। अब देखिए, इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये गोली दर्पण सब क्या क्या बोल रहा है, इसको देखिए। मान लीजिए कि दर्पण है, ठीक है दर्पण। अब इस दर्पण का कहानी क्या है समझिएगा। दर्पण है, अब कह रहा है कि ये जो होता है दर्पण ऐसे हो जाएगा, कलई लग जाएगा, ये हो गया आपका ध्रुव यानी कि पोल ध्रुव, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया सी। इसी के बारे में बार बार कह रहा है। देखिए क्या कहा है, गोली दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, यानी कि पोल कहलाता है। ये देखिए, इसको क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। गोली दर्पण का केंद्र, जो गोली दर्पण एक भाग है जो अपनी अपरावर्तक सतह का बाहर स्थित होता है उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। देखिए ये हो गया वक्रता केंद्र, सिंपल है, कुछ भारी थोड़ी है। उस गोले की त्रिज्या जिसका गोलाकार दर्पण भाग बनता है उसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाला काल्पनिक सीधी रेखा किस पर लंबवत होती है, दर्पण के मुख्य अक्ष पर क्या होती है, लंबवत होती है, दर्पण के मुख्य अक्ष पर लंबवत होती है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो दिया हुआ है इसको समझ लीजिए। अवतल दर्पण का फोकस लंबाई हमेशा नकारात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस लंबाई क्या होता है, हमेशा नकारात्मक होता है। लेकिन उत्तल दर्पण का फोकस लंबाई हमेशा सकारात्मक, यानी कि ये हो गया निगेटिव। अगर एफ लेंगे तो माइनस मिलेंगे, इसका एफ लेंगे तो प्लस मिलेंगे। बस यही कहना चाहता है, नकारात्मक सकारात्मक, निगेटिव एंड पॉजिटिव। निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। फोकस निगेटिव किसमें होता है, अवतल दर्पण में। फोकस पॉजिटिव किसमें होता है, उत्तल दर्पण में। इतना ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, यदि गोली दर्पण की परावर्तक सतह अवतल हो तो इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यदि किसी गोली दर्पण का परावर्तक सतह उत्तल हो तो उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। चम्मच की तरह भीतरी सतह किस दर्पण की, देखिए चम्मच की तरह है, यानी कि कनकेव। इसका इंग्लिश क्या होता है, देखिए यहीं से आपको पकड़ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहता है। इसको कहेंगे कनकेव। कनकेव का मतलब होता है केव, यानी कि ऐसे इस तरह जो बना रहता है चम्मच की तरफ से क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। कनकेव, केव मतलब गुफा। अब देखिए, अब ध्यान रखने वाला चीज क्या है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आंख बंद करके याद रखिएगा। दर्पण का मतलब क्या होता है,
जो हम लोग शीशा देखते हैं उसे दर्पण कहते हैं। जैसे नहा धोआ के आप मुंह देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, पॉजिटिव सेंस आएगा, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, यानी कि अपने आप में पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव दर्पण देखने पर क्या आता है, पॉजिटिविटी आती है। मुंह देखिएगा शीशा में, बड़ा स्मार्ट है, कितनों कुछ हो स्मार्ट लग रहे हैं, यानी कि क्या है वो पॉजिटिविटी आता है। इस तरह याद करिए, ठीक है। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा बस, और कुछ अंतर नहीं होता है लेंस और दर्पण के फॉर्मूला में। अवतल दर्पण का उपयोग वाहन हेडलाइट स्टार्ट सेविंग दर्पण में, जैसे अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं पूछ देगा तो क्या करेंगे, वाहन के हेडलाइट में, जो वाहन का हेडलाइट होता है उसमें टार्च में करते हैं, और शेविंग जो होता है वहां पे। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो कैसी प्रतिबिंब बनती है। अब देखिए गजब का सवाल आ गया, जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर है, अब ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, ये पोल हो गया, और ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये अनंत हो गया, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। वही कहा है फोकस पे बनेगा, वास्तविक मतलब रियल बनेगा, ठीक है, अत्यधिक छोटा बनेगा, और उल्टी उल्टी बनेगी मतलब कि उलट के बनेगा। जैसे कि आप दिया बार ललटेन बार दीजिए, चाहे बल्ब जला दीजिए, अब जाके खड़ा हो जाइए 5 किलोमीटर दूर, चाहे आधा किलोमीटर दूर, चाहे 500 मीटर दूर, हो गया, तो आपको इतना छोटा प्रतिबिंब दिखाई देगा। जैसे जैसे आप ललटेन के चाहे बल्ब के पास आएंगे आपका प्रतिबिंब बड़ा होते जाएगा। वही बता रहा है कि जब अनंत पर है तो फोकस पे बनेगा क्या, प्रतिबिंब, इमेज, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब जो है वक्ता केंद्र पर बनेगा। अब सबका कंडीशन 1 मिनट में आप समझ जाएंगे, अभी आप धैर्य बना के बैठे रहिए और देखते रहिए। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। चम्मच की बाहरी सतह किस दर्पण की तरह कार्य करती है, उत्तल दर्पण की तरह कार्य करती है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की प्राकृतिक और आकार किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। समतल दर्पण से बनी वस्तु की प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्राप्त नहीं की जा सकती, ऐसी छवि को क्या कहा जाता है, आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है तो उसे वास्तविक कहते हैं। मान लीजिए पर्दा बन रहा है तो दिखाई दे रहा है ना जी, तो वास्तविक कहा जाएगा। जो दिखाई नहीं देगा वो आभास यानी काल्पनिक, कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं ओहो ये हो जाए वो हो जाए, उसे काल्पनिक कहते हैं, आभासी कहते हैं, ठीक है, आभासी। और इसको क्या कहते हैं, वास्तविक, जो दिखेगा हाँ पर्दा पे प्रतिबिंब बना हुआ है तो वास्तविक हो गया। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आकार में छोटी और या बड़ी दोनों हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी अथवा वास्तविक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आभासी हो सकता है चाहे वास्तविक हो सकता है, डिपेंड कर सकता है वस्तु है कहां पे। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर द्वारा आंख, कान, नाक और गला के अंदर देखने के लिए किया जाता है। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, छोटी चीजों को क्या करता है, बड़ा दिखाता है। छोटी चीजों को, अब नाक के छेद में देखना है, अब छोटा नाक है, इसमें मान लो मटर का दाना, सरसों का दाना घुस गया, कैसे देखा जाएगा, छोटा चीज को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण, और बड़ा चीज को छोटा देखने के लिए उत्तल दर्पण। ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं, बाइक पे शीशा लगा हुआ है, अब पीछे से ट्रक आ रहा है बड़ा सा, अभी ट्रक बड़ा सा इस शीशा में दिखाई दे देगा, एक गो आए ट्रक, 2 गो आए, 3 गो ट्रक आए, सब ट्रक दिखाई किस में देगा, शीशा में देगा। तो अब बताइए वो क्या है, उत्तल दर्पण है। अगर छोटे चीज को देखना है बड़ा रूप में तो क्या करेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, जिनका नाम होगा काम, अवतल बड़ा, उत्तल छोटा, बड़ को छोट। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सा द्वारा दांतों की बढ़ी हुई छवि को देखने के लिए, अब देखिए दांत में भी देखना जाता है, दांत के लिए भी, अब दांत के अंदर देखना हो, ठीक है, दांत में देखना हो, इसके लिए प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा कैसी छवि बनती है। अब देखिए अब उत्तल दर्पण आ गया, समझिए, एक बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं की छवि बनती है, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे देखने के लिए करते हैं, जैसे बाइक हो गया, और 4 व्हीलर के बाहर का जो शीशा होता है वो हो गया। अब आइए इसको थोड़ा समझ लिया जाए, वही सब लिखा हुआ है, बहुत आसान है। उत्तल दर्पण में अनंत पर अगर वस्तु रहे, ठीक है, तो फोकस तो बनेगा वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। यहाँ पे उत्तल की जगह पे अवतल दर्पण होगा, ठीक है, यहाँ पे अवतल दर्पण होगा, गलती लिख दिया है, यहाँ पे अवतल दर्पण होगा, ठीक है, यहाँ पे अवतल कर लीजिएगा।
रखा हुआ तल, लेंस का लेंस, ओहो लेंस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। क्या है? लेंस के बारे में। लेंस का प्रकार क्या है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है, अगर अनंत पे है तो फोकस पे बनेगा, क्लियर है, चलिए ठीक है। उत्तल लेंस है, केंद्र पर है, वक्रता केंद्र पर है तो उसी पे बनेगा। वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र के पीछे है और अनंत के बाद में है, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो फोकस और इसके बीच में बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए कि उत्तल लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस बाद में देना चाहिए था, पहले ही दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमको लग रहा है उत्तल दर्पण, ठीक है। देखिए जैसे कि ये दिया हुआ है, ये हो गया उत्तल लेंस। अब यहाँ पे पोल होता है, यह होता है एफ, यह होता है F1C1, ठीक है। अगर अनंत पर है, कहाँ पे है? अनंत पे है तो फोकस पे बनेगा, और जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे ये दूर जाता जाएगा। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, और जैसे इसके बीच में आ जाएगा इसके बीच में बन जाएगा, यानी कि ये हो गया F2, ये हो गया C2, ये हो गया अनंत, ठीक है। आज जब फोकस पे आ जाएगा तो अनंत पे बन जाएगा, उसी के बारे में समझाया है पूरा, आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण का भी कंडीशन सेम है, कुछ दिक्कत नहीं है। छठवां कंडीशन ध्यान रखिएगा, छठवां कंडीशन क्या कहता है? जब पोल और फोकस के बीच में वस्तु आ जाता है तो क्या होता है? प्रतिबिंब के और उधर उस साइड बनता है, देखिए इस साइड बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, बस छठवां में, बाकी में कोनो दिक्कत नहीं है, बाकी में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। क्या करना है कि आप ऐसे बना दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, आप ऐसे बना दीजिएगा और ये हो जाएगा आपका पोल, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस से बनेगा। जैसे वस्तु आपका आ जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाएगा तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनने लगेगा। सेम चीज आप दोहराते जाइए, ये एक नंबर हो गया, ये एक नंबर हो गया, कितने गया? ये एक नंबर हो गया, ठीक है। अब देखो ये 2 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, इसी पे, और ये 4 नंबर हो गया तो 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया तो 5 नंबर हो गया, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। और जैसे फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा तो काल्पनिक बन जाएगा। बस ये छठवां ध्यान रखना है आपको, बाकी इसमें कोनो दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। किसी दर्पण में वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन को समझिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में समझा जाए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा यात्रा करता है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश के प्रसार की दिशा बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन का कारण होता है। क्या होता है? अपवर्तन का कारण होता है, ठीक है। किसी टंकी या तालाब का तल पानी से भरा हो उठा हुआ प्रतीत होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? जब किसी मुद्रित सामग्री के ऊपर कांच का मोटा स्लैब रखा जाता है तो अक्षर उभरा हुआ दिखाई देता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। कांच के स्लैब के माध्यम से देखने पर कांच के गिलास में पानी में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। दूसरे माध्यम के अंदर वस्तु के भाग से हम तक पहुंचने वाला प्रकाश पहले माध्यम के भाग की तुलना में भिन्न दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन का नियम, नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब सभी एक ही तल पर स्थित हो, उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन का नियम कहते हैं। दो पारदर्शी माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण या अपवर्तन कोण या का अनुपात स्थिरांक होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए दोस्तों, अब आपका क्या आया है? ये आ गया है। इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण के से अपवर्तन कोण का अनुपात का स्थिरांक है, इस स्थिर मान को कहा जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। किसी दिए गए माध्यम युग्म में प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की सीमा किस पर निर्भर करती है? प्रकाश के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है
तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। जो अपवर्तन कोण होता है आपतन कोण से अधिक होता है। कब अधिक होता है? जब सघन माध्यम से विरल यानी कि आसान से कठिन में जाता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, गति बढ़ जाती है। हवा विरल माध्यम हो गया, जैसे कांच के प्रिज्म सघन माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणें किसमें मुड़ती? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अपवर्तन के कारण प्रकाश के किन घटकों पर प्रभाव पड़ता है? तो क्या कहेंगे? प्रकाश की